सर, हम लोगों ने कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं, कुछ बच्चों के भी हैं और कुछ शिक्षकों के भी हैं। पहला है ज्योति कुमारी MS डुम्मा शिवहर से हैं। ये कहती हैं सर कि मैंने गौर किया है कि एक दिन 11 बजे रात को आप सक्षमता परीक्षा ट्रांसफ़र का फाइल साइन किए और अगले ही दिन सुबह 8 बजे आपको फ्लाइट उड़ाते देखा गया। सर, आप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। सर, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम सभी शिक्षक और यह शिक्षिका यह जानना चाहते हैं सर। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सबको सीखना चाहिए और मेरा मानना है कि जो टाइम का डिसिप्लिन है, विशेषकर शिक्षकों को और स्टूडेंट्स को, ये बहुत ही अच्छी तरह उनको सीखना चाहिए। मैं एक दिन पूर्व ये प्लान कर लेता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है और मन में वो पूरी सारणी रहती है कि सुबह उठ के क्या करना है, फिर दोपहर में क्या करना है, कौन से कार्य कल पूरे करने हैं। तो ये बिल्कुल एक दिन का प्री डिसाइडेड रहता है। ये कोई मतलब वेग नहीं छोड़ देता हूँ कि अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ये सब फिक्स्ड रहता है और मैं इसका बहुत ही मतलब सशक्त पालन करता हूँ 100%। देर रात सोता हूँ ज़रूर, 11-12 बजे तक सोता हूँ और अगले दिन 5 बजे उठ जाता हूँ। तो 5-6 बजे अखबार और ये सब पढ़ने का मौका मिलता है और मेरा फ्लाइंग टाइम जो है हवाई जहाज़ उड़ाने का 8 से 9 बजे होता है और फिर 9 बजे अपनी वर्दी बदलता हूँ। जो सरकारी वर्दी है, सरकारी कमीज और शर्ट और पैंट पहनता हूँ और 9:15 बजे मैं कार्यालय पहुँच जाता हूँ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय जाता हूँ, वहाँ पे कार्य रहते हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग का कार्यालय है, इसी बीच मंत्रिमंडल का भी कार्यालय में जाता हूँ। तो सब कुछ समय सारणी अनुसार होता है, इसलिए कभी भी कोई क्लैश नहीं होता है, ओवरलैप नहीं होता है। अपना हॉबी का समय अलग रहता है, कार्यालय का समय अलग रहता है और मैं सभी से मैं एडवाइस करूँगा कि कोशिश करें कि टाइम का मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मेंटेन करेंगे सभी और बच्चों को भी ये बात सिखाएं, क्योंकि बच्चे बचपन से अगर टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे तो बाद में जाके मतलब सब कुछ कर पाएंगे। समय पे मैं पेंटिंग के लिए भी समय निकाल लेता हूँ। इनका पूछना है कि जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चे ज़्यादा मातृभाषा में सीखना पसंद करते हैं और अभी तक बच्चों के बीच इससे संबंधित कोई सामग्री नहीं गई है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसके संबंध में बात करती है। देखिए, मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ और जो छोटे बच्चे हैं, विशेषकर क्लास 1, 2 और 3, वो अपनी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा होनी चाहिए और चाहे वो अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हों, हिंदी पढ़ा रहे हों, जब तक उनको अपनी मातृभाषा में नहीं सिखाएगा तो उनका जो लर्निंग कर्व है या लर्निंग कैपेसिटीज़ है वो बिल्ड नहीं होगी। ये ज़रूर मतलब है, समस्या है कि हमने इंग्लिश की किताबों में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सब शब्दों का वहाँ पे अंकित नहीं किया है और हिंदी भाषा की किताबों में भी ये बात लिखी नहीं है। बट मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब शिक्षक कक्षा में अगर मगध क्षेत्र में अगर बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तो स्थानीय मोटा मोटी अब स्थानीय ही टीचर हो गए हैं, सक्षमता पास भी वहीं के लोग हैं और बाकी लोग भी उसी ज़िले के हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी पढ़ाएं तो अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसमें उस बच्चे को सिखाने की कोशिश करेंगे। किताबों में ज़रूर ये कमी है, ये मैं एडमिट करता हूँ और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको बनाने में मतलब मल्टीलिंगुअल किताब बनाने में समस्या लगेगी। बट टीचर कोशिश करें कि भोजपुरी है, बच्चा है तो भोजपुरी में उसको सिखाएं, ए फॉर एप्पल है तो एप्पल को भोजपुरी में सिखाएं, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट है, जो भी है अपनी भाषा में सिखाएं। लेकिन ये पूर्ण रूप से अब टीचर पर निर्भर है। सर, एक सवाल है प्रभा कुमारी बेगूसराय बिहार, ये +2 केमिस्ट्री टीचर हैं, UHS कतारमाला डंडारी बेगूसराय की।
ये पूछते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु चेतना सत्र में कौन कौन सी गतिविधियां की जानी चाहिए सर? देखिए, चेतना सत्र में वो सब करना है जो आपके किताबों में नहीं है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट किया हूँ बहुत बार कि आपकी जो किताबें में नहीं, जो आपके करिकुलम में है, वो चेतना सत्र का पार्ट नहीं है। मतलब मैथ्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो नहीं। चेतना सत्र में मैं पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि आप उसको वैल्यूज़ सिखाएंगे, मतलब एक मानवीय जो गुण है वो सिखाने का सत्र है। दूसरा है कि जो आज के दिन में जो अगल बगल चीज़ें हो रही हैं उसको मतलब सेंसिटाइज करने की बात है। उसको न्यूज़ के बारे में, समाचार के बारे में। तीसरा है राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना, जैसे राष्ट्रगान है या राज्य के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना है, तो बिहार गीत है। तो ये सब चीज़ें उसको सिखाना है। और एक साथ कतार में खड़े होके प्रार्थना करना, एक साथ और बच्चों को संबोधन, मतलब जब बच्चे कोई ना कोई क्लास में एक बच्चा सुनाता है, कोई भी का वक्तव्य अपना देता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ये सब सिखाने का सत्र है। क्लासरूम का जो सब्जेक्ट है वो उससे बहुत ही भिन्न है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सभी टीचर से कहता हूँ, क्योंकि हमको हमेशा ये चिंता रहती है, क्योंकि ये पहला सत्र है। अगर टीचर हल्का सा भी लेट हो जाए तो ये सत्र अफेक्ट हो जाता है। देखिए, बाकी सत्र तो बाद में आता है, वो आधा घंटे बाद आता है। अटेंडेंस तो मोटा मोटी इसी बीच में होता है। तो हमको हमेशा ये चिंता रहती है कि चेतना सत्र में लापरवाही नहीं हो और ये समय पे शुरू हो, समय पे ख़त्म हो। हम लोगों ने माइक, म्यूज़िक सिस्टम, बैंड, सबका लिए हम लोगों ने प्रोविज़न किया हुआ है। इसलिए चेतना सत्र मैं अनुरोध करूँगा टीचर से कि भाई इसको बहुत गंभीरता से लें और बहुत ही मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है। शिक्षक ने पूछा है सर कि एनईपी 2020 के अनुसार 25-26 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को निपुण बना देना है। एक निपुण भारत कार्यक्रम भी चल रहा है सर, अर्थात उन्हें वर्ग सापेक्ष दक्षता प्राप्त करवा देनी है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग कौन कौन से उपाय कर रहा है? देखिए, सारे कर रहे हैं। देखिए, FLN किट्स हैं अब हमारा, और रिविजन्स हैं, टेस्ट हैं, और जब तक जूनियर क्लासेस में वो निपुण नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, तो सीनियर क्लासेस में ड्रॉप आउट्स बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए जो पहला इनिशियल क्लासेस हैं उस पर ज़्यादा हम लोग का ध्यान है। और एक बार पकड़ ले हो मतलब रफ्तार पढ़ाई और शिक्षा का, तो ड्रॉप आउट्स भी उतना कम हो जाएगा। तो मेन फोकस हम लोग का वही है, क्लास 1 to 8। सर, एक शिक्षक ने पूछा है सर कि विभाग से कई टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, परंतु बहुत बार फ़ोन करते रहने पर भी कोई बार उत्तर प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हमें क्या करना? देखिए, टोल फ्री नंबर वही है जो वेबसाइट पे है। विभाग के वेबसाइट पे जो नंबर है वही टोल फ्री नंबर है। और उस टोल फ्री नंबर मल्टीपल, वहाँ पे 30 टेबल रहते हैं, 30 लोग उसको उठाते हैं, कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उसका हर आवेदन पत्र चेक होता है, उस पर क्या अनुपालन हुआ चेक होता है। इसलिए मल्टीपल टोल फ्री मत खोजने की कोशिश करिए। आप वेबसाइट में जो टोल फ्री नंबर है उसी को डायल करिए और अपना कंप्लेंट वहीं पे रिकॉर्ड करिए। एक शिक्षक ने पूछा है, कभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अशिक्षित को शिक्षित बनाए। एक शिक्षक को छोड़कर अन्य शिक्षित व्यक्ति यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है? देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। और 14 अप्रैल को एक कार्यक्रम में गया था मैं। उस कार्यक्रम में मुझे किताब मिली थी और किताब के पीछे वाला कथन है जो मैंने पढ़ के सुनाया है। और देखिए, टीचर तो शिक्षित हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन समाज में बाकी लोग भी तो शिक्षित हैं ना। आपके मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य हैं, जीविका हैं। तो सब लोगों का अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये आपकी जवाबदेही है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकियों को भी आप शिक्षित बनाएंगे। और मेरे ख्याल से हर 1 महीने में उनका इस पर मेरे से डिस्कशन हो जाता है। और मैं बार बार उनको ये चिंता व्यक्त करता हूँ कि भाई ट्रेनिंग तो आप बहुत अच्छा कर देते हैं,
FLN भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन यह वहाँ क्लासरूम परिवेश में क्यों नहीं दिखता है? मतलब जब क्लासरूम में जाता है तो ये परिवर्तन कैसे हो जाता है? आप या तो आपका ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी गलत है। ऐसा नहीं है ना कि हम FLN यहाँ बनाएं, मान लिया उस दिन 110 FLN थे और क्षेत्र में जाएंगे, हो सकता है उसमें 110 में 60 हो, 40 नहीं हो पाए। तो बार बार मैं SCERT को ये बोलता हूँ, भाई ट्रेनिंग जब आप करते हैं और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जो आप पढ़ाते हैं वो स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, यह सुनिश्चित करें।